हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है। ऑब्वियसली कोई तारीफ की बात तो नहीं है, बुराई ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चीज़ में नंबर 1 या नंबर 2 होना बहुत बुरी चीज़ माना जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के डेटा के हिसाब से चाइना के बाद इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज देखा जाता है। आज डिस्कस करेंगे इसके क्या कारण है, ऐसा क्यों है। ऑब्वियसली कई लोग इसको पेट्रियोटिक एंगल से देखेंगे कि भाई इसमें मैं देश की बुराई कर रहा हूँ या वैसा कुछ अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक नज़रिया अलग है। इसमें कोई पेट्रियोटिज्म को या नेशनलिज्म को लाने की कोई बात नहीं। अगर कोई हमारे कल्चर में या हमारी चीज़ों में या हमारे डाइटरी हैबिट्स में कोई चीज़ की बुराई है या कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा डायबिटीज़ देखा जाता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि डायबिटीज़ एक मॉडर्न सोसाइटी की या वेस्टर्न सोसाइटी की या अर्बन सोसाइटी की ज़्यादा बीमारी मानी जाती है और हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट 70-80% पॉपुलेशन रूरल सोसाइटी में रहता है, रूरल एरियाज़ में रहता है। उसके बावजूद भी इंडिया में प्रेवलेंस इतना डायबिटीज़ का क्यों है, आज उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है। आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को कंटिन्यू करने की ताकत है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इंडियन पॉपुलेशन में कंपैरेटिवली लाइफस्टाइल फैक्टर्स इस तरह के हैं कि लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड लेते हैं, शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्नैक्स का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाई कैलोरी या सैचुरेटेड फैट से भरी हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी बढ़ाते हैं और ये ओबेसिटी को हार्ट की बीमारियों के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्ल्ड में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इंडिया में डेवलपमेंट ज़रूर हो रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है लोगों का फैटी फूड, जंक फूड की तरफ रुझान बढ़ता ही है। इंडियन पॉपुलेशन में ट्रेडिशनली भी इंडियन फूड काफ़ी फैटी है, ऑयली फूड माना जाता है। इसके वजह से डायबिटीज़ का प्रेवलेंस ज़्यादा है। ओबेसिटी या मोटापा इंडिया में कंपेरेटिवली ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि इस तरह का जंक डाइट या इस तरह का फैटी फूड को यहाँ हेल्दी माना जाता है या अच्छा माना जाता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व। इंडियन पॉपुलेशन में कुछ जेनेटिक वेरिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक वेरिएंट TCF7L2 जीन का है। TCF7L2 इस जीन का वेरिएंट है जो कि डायबिटीज़ पॉपुलेशन का प्रेवलेंस इसमें ज़्यादा देखा जाता है इस जीन के वेरिएंट की वजह से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि इंडियन पॉपुलेशन में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी है या जेनेटिक वेरिएशंस भी है जिसकी वजह से डायबिटीज़ ज़्यादा देखा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस काफ़ी कम है इस चीज़ को लेकर। कितने ही रूरल पॉपुलेशन के लोग हमने देखे हैं जो 60-70 साल तक कभी शुगर का टेस्ट ही नहीं कराए होते हैं। लोग इसको कहने में बहुत फक्र महसूस करते हैं कि आज तक कभी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी, पर ऑब्वियसली अगर आप हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखोगे तो कोई बीमारी जो क्रॉनिक डिजीज है, जो लंबे समय तक सब क्लिनिकल लेवल पे चल रही है, जो 10-20 साल तक भी बिना सिम्टम्स प्रोड्यूस किए रह सकती है, तो ऐसी बीमारियां जाहिर सी बात है मिस हो जाएंगी और वो बीमारियां जब सामने आएंगी तब पेशेंट डायबिटीज़ के स्टेज पे पहुंच चुका होगा कि हम कुछ ना कर पाएंगे। उसी तरह पेशेंट का ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है। कई हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो हार्ट का चेम्बर हाइपरट्रोफी इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि हार्ट की वॉल थिकनेस ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है, फिर भी उनको पता नहीं होता। ब्लड प्रेशर चेक करो तो 200-250 होता है। क्योंकि ये सब बीमारियों के सिम्टम्स नहीं होते तो इसलिए लोग हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, लोग चेक करवाते नहीं है। अपने यहाँ हेल्थ अवेयरनेस का कंपेरेटिवली कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं है कि कोई रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स के लिए जा रहे हैं या लोगों में कोई ट्रेंड है कि बार बार हर साल अपना हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। आई थिंक लेस देन 5% ऑफ पॉपुलेशन होगा कंट्री में जो हर साल एनुअल चेकअप कराता होगा, और 5% भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन का भी हार्डली 10-15% भी पॉपुलेशन होगा जो हर साल एनुअल चेकअप कराता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो जिनको पूछा जाता है कि 50 साल, 60 साल, 70 साल की आयु में बोलते हैं आज हम पहली बार ट्रेडमिल करा रहे हैं, आज हम पहली बार इको करा रहे हैं, पहली बार ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन है एनुअल हेल्थ चेकअप्स या रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का यहाँ पे उतना कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है अब तक। पॉवर्टी माइट बी ए रीज़न, लैक ऑफ अवेयरनेस माइट बी ए रीज़न, पर बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मिस हो जाती है। और इसके वजह से जो क्रॉनिक या मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं जो लंबे समय तक बिना प्रॉब्लम किए एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं, शरीर में पता ना चले, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ऑब्वियसली कोई बीमारी ऐसी है जिसमें खांसी होता है, बुखार होता है या सर्दी होती है, वो सामने सामने दिख जाती है तो लोग को पता चल जाता है, लोग हॉस्पिटल उसके लिए या चेक कराने चले जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का ऐसा है कि इसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का तो जब तक आप चेक नहीं कराओगे और रूटीनली बिना सिम्टम के चेक के लिए जाओगे तब तक नहीं पता चलेगा। सिम्टम्स होता है तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। ज़्यादातर ये बीमारी जब सिम्टम्स होता है तो काफ़ी एडवांस स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है, या एटलीस्ट बीमारी को हुए कई साल हो चुके होते हैं, तब ये बीमारियां सिम्टम्स क्रिएट करने लगती है। तो वैसे केस में कई बार डिटेक्शन में लेट हो जाता है क्योंकि अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है अपने यहाँ, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो डेफिनेटली आपका अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गया, सब जगह हॉस्पिटल्स है, फिजिशियंस अवेलेबल है। लेकिन आज 5 साल पहले तक भी इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी फिजिशियन 1 या 2 ही पाए जाते थे, या वो भी कई बार नहीं होते थे कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। छोटे छोटे टाउन्स में अब धीरे धीरे करके थोड़े फिजिशियंस भी आने लगे हैं। रूरल एरियाज में अभी बहुत सारे हैं जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या क्वैक्स है, या जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर्स बोलते हैं, वही कहीं ज़्यादा प्रेवलेंट है। या फिजिशियंस भी अगर आजकल छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में जाने भी लगे हैं तो भी उनका फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा नहीं रहता कि सारी पॉपुलेशन को दिखाए। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते हैं कि लोग उनके पास उतना ज़्यादा आते भी नहीं है क्योंकि उनकी कंसल्टेशन चार्जेस ज़्यादा रहती है। तो ये सब की वजह से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में अभी भी काफ़ी लैकिंग है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये सारी बीमारियाँ तब सामने पता चलेंगी जब पेशेंट सामने से डॉक्टर के पास आएगा और चेकअप होगा, ब्लड चेकअप होगा, बीपी शुगर सब चेक होगा तो पता चलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का काफ़ी खराब है। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले कई सालों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी कुछ लैक्यूने बाकी है। नेक्स्ट है कि कल्चरल फैक्टर्स भी इंडिया में इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ हाई कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेने का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। फेस्टिवल्स वगैरह में भी स्वीट्स का और हाई कैलोरी फूड का, जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर चीज़ों को या हर ओकेजन को हम मीठा खा के सेलिब्रेट करते हैं, जो कि एक कल्चरल ट्रेंड जरूर है लेकिन काफ़ी अनहेल्दी है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह का कोई ट्रेंड्स कंपेरेटिवली नहीं देखा जाता है। चॉकलेट्स ठीक है वो लोग खाते हैं, पर जंक फूड का, मिठाइयों का जितना ट्रेंड है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। और आजकल आप ज़्यादातर देख ही रहे हो कि बहुत सारी चीज़ों में अडल्ट्रेशन मिठाइयों में खासकर इसे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो ये अडल्ट्रेटेड मिठाइयाँ जिसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, शुगर भी कौन से लेवल का है, दूध भी किस टाइप का डाला गया, अडल्ट्रेशन इतना ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। फूड क्वालिटी चेक्स भी इतना ज़्यादा इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्री में। इंडिया में जितना अडल्ट्रेशन है, आर्टिफिशियल दूध बना के लोग बेचते रहते हैं, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए कोई विजिलेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग पकड़े भी जाते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इनको कोई ऐसा नहीं होता कि इनको डर हो या सज़ा हो, वैसा भी नहीं है। तो ये सारी अडल्ट्रेटेड चीज़ें जब भी हम खाते हैं तो हेल्थ बिगड़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा सब्जियों वगैरह में भी जो कई केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह का ज़्यादा प्रयोग होता है, उसके बाद उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जाता है। पेस्टिसाइड, ये केमिकल्स वगैरह का प्रयोग भी कई बार अनएजुकेटेड या बहुत कम एजुकेटेड फार्मर्स वगैरह भी बिना किसी गाइडलाइंस के हिसाब से कर देते हैं। आपने कहीं उसमें देखा होगा कि हार्मोन्स के और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन या इस तरह की चीज़ें लोग सब्जियों वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। बिना किसी गाइडलाइन के या बिना किसी रोक टोक के ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है इनके पास, तो ये करते रहते हैं। तो इस तरह का फूड अगर हम खाएंगे तो डेफिनेटली वो हेल्थ के लिए बुरा करेगा। इस वजह से प्रेवलेंस कैंसर का भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अडल्ट्रेशन फूड में इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अडल्ट्रेटेड फूड वेस्टर्न कंट्रीज में कंपेरेटिवली काफ़ी अनकॉमन है। वहाँ शायद ही आपने इस तरह का देखा होगा, सुना होगा कि दूध कोई यूरिया से बना रहा है या साबुन से या डिटर्जेंट मिला मिला के लोग दूध बना रहे हैं, ऐसा हार्डली कभी आपको किसी वेस्टर्न कंट्री में देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो विजिलेंस की प्रॉब्लम है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि ये अपने यहाँ कॉमन है। ऑब्वियसली मीडिया या बड़े लोग इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करते, ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को लोग हाईलाइट में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आज की डेट में कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और इस तरह के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है। क्योंकि एक्चुअल में जो हम खाना खाते हैं वो कितना पौष्टिक है वो डाउटफुल है। नेक्स्ट है कि इंडिया में कंपेरेटिवली सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी काफ़ी कॉमन है। लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करना पसंद नहीं करते। वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉपुलेशन, एटलीस्ट 40-50% पॉपुलेशन होगा जो जिम भी जाती है, एक्सरसाइज भी करती है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अपने यहाँ इवन हार्ट के डिजीज़ वाले पेशेंट्स में भी, या जिनको बीपी शुगर वगैरह भी है, क्लियर कट डिजीज़ वाले पेशेंट में भी हार्डली 5-10% लोग ही रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रेगुलर एक्सरसाइज आप करेंगे तो मेटाबॉलिक डिजीज कंपैरेटिवली कम होगी। यंगस्टर्स में भी जिम ज्वाइन करने का ट्रेंड यहाँ पे हार्डली 5-10% लोगों में ही देखा जाता है, 90-95% लोग नहीं करते। वेस्टर्न कंट्रीज में कंपैरेटिवली उसका ट्रेंड ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है। थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है। अपने यहाँ जिम के चार्जेस और
हेल्थ क्लब्स और एरोबिक्स ये सब फैसिलिटीज़ के चार्जेस इतने हैं कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो लोग नहीं जा पाते। वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंपेरेटिवली ये सारे इश्यूज़ पॉपुलेशन में या मिडिल क्लास पॉपुलेशन में थोड़े कम है, इसलिए प्रेवलेंस ये सारी चीज़ों का ज़्यादा है। तो हेल्थफुल एक्टिविटीज़ है, हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल थोड़ा का लोगों का ज़्यादा है। लोग काम ज़रूर करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए 1 घंटा अलग से निकालें, या हेल्थ के लिए अलग से जिम जाएं, या हेल्थ के लिए अलग से कोई डांस क्लास जा रहे हैं, कि कोई स्विमिंग को जा रहे हैं, कि रनिंग के लिए जा रहे हैं, वो हार्डली 5-10% ऑफ द पॉपुलेशन में होगा, और 5-10% भी शायद ज़्यादा ही है। एक्चुअल तो इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि 5-10% भी लोग रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज नहीं करते हैं। पॉवर्टी की इंपॉर्टेंट रीजन है, काफ़ी लोग पॉवर्टी की वजह से ये सारी फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पाते, मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, डॉक्टर्स के चेकअप अफोर्ड नहीं कर पाते, ब्लड टेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो उसे लंबे समय तक इग्नोर कर दिया जाता है, तब तक जब तक कंडीशन बहुत ना बिगड़ जाए, या शुगर लेवल्स या बीपी लेवल्स इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि सिस्टम फेल होना चालू हो जाए। उसके बाद लोग डॉक्टर के पास आते हैं, उसके बाद लोग हॉस्पिटल में आते हैं। खराब है, सुनने में खराब लगता है ऑब्वियसली, जिन लोग को भी पेट्रियोटिक हैं या जो नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है सूडो नेशनलिज्म है, क्योंकि ये एक्चुअल रियलिटी से अलग है। एक्चुअल रियलिटी यही है कि अभी भी देश में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, हेल्थ केयर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर भी इतना ज़्यादा है, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में अभी भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल अगर है भी, तो लोगों के पास उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं हो पाता कि सब लोग जा पाएँ। प्रॉपरली एडवांस अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा है नहीं। अभी भी ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हैंडल करते हैं। तो ये सब इश्यूज़ है जिसकी वजह से पॉवर्टी का एक इशू बन जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन 90% पुअर है, लेकिन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर 80-90% प्राइवेट के हाथ में है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि पुअर पेशेंट्स को कैटर करने के लिए उतना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। इसी के अलावा मेडिकेशन का भी एक्सेस उतना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल मेडिकेशन ज़्यादातर लोगों के लिए इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है। लोग ज़्यादातर अगर ऐसी बीमारी डायग्नोज भी हो जाती तो लंबे समय तक दवा बंद कर देते, दवा लेने के लिए भी लोग उतना ज़्यादा सामने नहीं आते। एक नेगेटिविटी है कि लोग दवा लेना भी नहीं चाहते, तो इस तरह की बीमारियां लंबे समय तक अनडायग्नोज या अंडर डायग्नोज पड़ी रहती है। लास्ट है कि गवर्नमेंट फोकस भी इस तरह की बीमारियों में उतना ज़्यादा नहीं है। मुझे शायद नाम के लिए इंडिया में कोई डायबिटीज एजुकेशन प्रोग्राम या हाइपरटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम या ओबेसिटी एजुकेशन प्रोग्राम होगा, पर इस तरह की कोई हेल्थ केयर अवेयरनेस मैंने प्रोग्राम्स भी खास नहीं देखी है। कोई इस तरह की आज के डेट में कोई भी रेगुलर सेमिनार्स या लेक्चर्स या इस तरह के हो रहे हैं, पब्लिक में डॉक्टर्स में फंड्स दिए जा रहे हैं इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, वैसा शायद ही कभी होता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए, HIV के लिए, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए फिर भी गवर्नमेंट फंड्स काफ़ी देती है, उसके लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सारे पुअर पेशेंट्स को TB की और HIV की सब दवाइयाँ मिलती है। कोविड के लिए भी आपने देखा कि लोगों को सारे फ्री इंजेक्शंस मिले, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन के लिए कोई गवर्नमेंट फ्री कैंप्स हो रहे हैं, मुश्किल है। बहुत जगह पे आजकल धीरे धीरे करके थोड़े होने लगे, पर कंपेरेटिवली अभी भी उनका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग ज़्यादातर उस तरह के कैंप्स करते भी है तो महीने में 6 महीने में एक बार होते हैं। कहीं इस तरह की कोई हर जगह हर हफ्ते महीने में हो रही है इस तरह की क्लिनिक्स या इस तरह का हेल्थ केयर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऐसा हार्डली कुछ है। बहुत सारे लोग को अभी भी डायबिटीज़, प्रेशर और इस तरह की बीमारियों को क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, ज़्यादातर लोग को पूछोगे तो उतना ज़्यादा अवेयरनेस होती ही नहीं है। मैक्सिमम लोग को ने शुगर और BP और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का नाम ज़रूर सुना होता है, लेकिन ये कैसे होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, कौन से पेशेंट्स को होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है, क्या चीज़ों को कंट्रोल करने से ये कम होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में कॉमन पब्लिक को अवेयरनेस अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 90-95% ऑफ पॉपुलेशन को इस बारे में डिटेल अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है, जिनको भी है बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल इसके बारे में अवेयरनेस है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल क्यों माना जाता है। ऑब्वियसली लोग डिसएग्री करेंगे, लोग कई बार उसमें क्रिटिसाइज भी करेंगे, इसमें ट्रोल भी करेंगे कि यार आप एंटी नेशनल हो, आप इस तरह की बात कर रहे हो, लेकिन जो फैक्ट है वो है। अगर इस तरह का कोई हमारे देश पर एक तरह से, ये तो ऑब्वियसली तारीफ की बात नहीं, तो बुराई ही है कि वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल इंडिया को बोला जाता है, तो ये बुराई ही है। लेकिन ये अगर कोई अपने को बोल रहा है तो हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को या अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ताकि ये फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए और हमारी कंट्री में डायबिटीज़ और इस तरह की बीमारियों का प्रेवलेंस कम हो, ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ना आए। ऑब्वियसली जितना डायबिटीज़ का प्रेवलेंस होगा उतना हार्ट अटैक का, BP का, किडनी का बीमारी का, सबका प्रेवलेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सारी बीमारी एक तरह से इंटरलिंक्ड होती है।
यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट, इंस्पायर और हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए ताकत दें।